नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आयोजित यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना सरकार की प्राथमिकता। अर्थगंगा अभियान के जरिए जलज योजना की केंद्रीय मंत्री ने की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में फैला लंपी वायरस से 1000 पशु पाए गए संक्रमित। 58 पशुओं की मौत। पीड़ित पशु पालकों को आपदा प्रबंधन कानून के अनुसार मिलेगा मुआवजा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण में की शिरकत। कहा, नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना सरकार की। इच्छुक किसान अगस्त महीने में कर सकते हैं आवेदन। किसानों को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण अलग अलग दिनों में दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए बनी आफत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, बांधों से पानी निकालने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। उधर ओडिशा के कई जिले बाढ़ की चपेट में। कालाहांडी में जूनागढ़ इलाके में हाथी नदी उफान पर। और खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आयोजित यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने यमुना की निर्मलता को बढ़ावा देने और अभी तक की योजनाओं की प्रगति पर जानकारी ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नदी स्वच्छता पर आधारित नेशनल एंथम की घोषणा के साथ ही अर्थ गंगा अभियान के जरिए जलज योजना की शुरुआत भी की। कार्यक्रम में शेखावत ने कहा कि भारत वो देश है जहां नदियों को लोग देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसे में नदियों और अन्य जल स्रोतों की रक्षा के लिए जनता को आगे आकर जन आंदोलन करना चाहिए। आज हमारा देश दुनिया के सबसे कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वाला देश है। ये जो दोनों विपरीत ध्रुव हैं, इनको यदि एकाकार करना है और हमारे जल स्रोतों को संरक्षित कर उन्हें निर्मल और अविरल यदि बनाना है, तो सरकार अपनी दृष्टि से अपने प्रयास जो करती है, उसके साथ में आम जनता को, जनमानस को जोड़ करके इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। और अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस से पशुओं की मौत हो रही है। राज्य में लंपी वायरस से 1000 पशु संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 58 पशुओं की इस वायरस से मौत भी हुई है। ये वायरस राज्य के 6 जिलों में फैल चुका है। पशुपालन व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधानसभा में ये जानकारी दी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सिरमौर, शिमला, सोलन, चंबा, ऊना और कांगड़ा जिले में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। जिन जिन जिलों में इस बीमारी के मामले दर्ज किए गए हैं, उन जिलों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है और अब इस महामारी से पीड़ित पशुपालकों को उनके पालतू पशुओं की मौत होने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्रावधानों के तहत मुआवजा मिलेगा। दुधारू पशुओं के लिए मुआवजा 30,000 रुपए होगा। हालांकि इसके लिए मृत पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है। प्रदेश सरकार इस महामारी को गंभीरता से ले रही है और इस वायरस के मामले आने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 अगस्त तक 1000 पशु लंपी स्किन बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में इस बीमारी से ग्रसित पशुओं के 5 किलोमीटर के दायरे में 11,200 पशुओं का रोग निरोधक टीकाकरण भी कर दिया गया है। जानवरों में फैल रहे लंपी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। पशु को स्वस्थ व निरोगी बनाने में इसका कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर प्रवीण मलिक से। मौजूदा पशुपालन आयुक्त भारत सरकार डॉक्टर प्रवीण मलिक। लंपी प्रो मैक ये वैक्सीन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ने तैयार की है। ये वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण होगी? कि जो वैक्सीन का हमने निर्माण किया है, इस कैंडिडेट वैक्सीन के साथ हमें अभी इसमें डाटा जनरेट करने की थोड़ी और आवश्यकता पड़ेगी। उस डाटा के बाद जो इसके अप्रूवल प्रोसेस होंगे उसमें थोड़ा समय लगने की अभी उम्मीद है और उस समय के बाद
तब तक हम इसमें गोट पॉक्स को सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसे लंपी पॉक्स की हम जो होमोलोगस वैक्सीन हमारे ICR संस्थानों ने बनाई है उसे ज़रूर इस्तेमाल करने की बात कर सकेंगे। स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है ये, तो कहीं न कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ेगी और बहुत कम समय में इस वैक्सीन को ईजाद कर लिया गया, इससे एक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्वदेशी है। जैसे हमने कहा कि हमने जो गोट पॉक्स की वैक्सीन इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं वो भी स्वदेशी है और उसी तरीके से उस वैक्सीन की भी धाक है। इसी तरीके से ये वैक्सीन भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब इसका सारा डाटा हम जनरेट कर पाएंगे तो ये वैक्सीन ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि ये जो नए हमारे आउटब्रेक अभी साउथ एशिया में फैले हुए हैं, ये वैक्सीन शायद भारत से बाहर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर बात करें इस वैक्सीन की प्रभावित राज्यों में पहुंचाने की, अभी क्या इतनी मात्रा में इसका उत्पादन हो गया है और अगर नहीं हो रहा है तो किस तरह हम रणनीति अपनाएंगे ताकि समय रहते प्रभावित राज्यों तक ये पहुंचाई जा सके? देखिए, अभी तक जब आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये अभी वैक्सीन लेबोरेटरी स्तर पर डेवलप हुई है। कॉमर्शियल तक आने में इसमें काफ़ी समय लगेगा। जो अभी तक प्रभावित राज्य हैं उनके लिए हमने ये इंश्योर किया है, इस चीज़ को हम एक एक राज्य के साथ सीधे तौर पे बातचीत से हम ये देख रहे हैं कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है। और जो गोट पॉक्स आज की तारीख में बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने राज्यों में ये यूज़ हुई है उनका फीडबैक ये है कि इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कितनी कीमत में अवेलेबल होगी या इस पर कोई सब्सिडी का प्रावधान राज्यों से करवाने की कोई बात बनेगी? मुझे लगता है ये वैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन दूसरी वैक्सीन है, क्योंकि गोट पॉक्स की वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी ICR की ही है, वो IVRI की वैक्सीन है। इसी तरीके से ये वैक्सीन भी लगभग इतने ही कॉस्ट में हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो, उतनी कॉस्ट में बन सकती है। तो ये तो भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर प्रवीण मलिक, जिनका मानना है कि इनका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन अभी होना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिक जिस तरह तीव्र गति से इस पर काम कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये वैक्सीन न केवल पूरी तरह से प्रभावित राज्यों में पहुंचेगी बल्कि भारत इसके निर्यात करने में भी सक्षम होगा। मेरे सगे कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। देश में मशरूम की खेती किसानों के लिए लाभकारी होने के साथ ही रोजगार का भी एक अच्छा जरिया बनता जा रहा है। किसान कम क्षेत्र में इसकी खेती कर आसानी से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता किसानों के बीच बढ़ती जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। मशरूम उत्पादन के लिए इसका प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, जिससे कम लागत में अधिक आय प्राप्त की जा सके। इसके लिए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं अन्य संस्थानों के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार द्वारा आगामी सितंबर महीने में मशरूम उत्पादन संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक किसान अगस्त महीने में आवेदन कर सकते हैं। किसान अपनी इच्छा के अनुसार संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण अलग अलग दिनों पर दिया जाएगा, जिसके लिए किसानों का आवेदन करना जरूरी होगा। प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण शुल्क भी रखा गया है। किसानों को ये शुल्क डिमांड ड्राफ्ट DD बनाकर जमा करना होगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी वर्षा की संभावना है। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से छू रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा हर संभव प्रयास है कि हम इन बांधों से पानी नियंत्रित तरीके से निकालें और बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो। नर्मदा जी का जल स्तर खतरे के निशान को छू रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि हम इन बांधों से पानी रेगुलेट करके निकालें, नियंत्रित तरीके से निकालें। इसलिए कोशिश ये होगी कि जब बरगी का पानी नर्मदापुरम, सीहोर और रायसेन जिले में पहुंचे, तब हम तवा या बारना की गेट यथासंभव बांधों के गेट बंद कर हम
या तो पानी निकलने से रोके या कम पानी निकाले। लेकिन चूंकि आज भी भारी वर्षा की संभावना है और इसलिए अगर एक साथ बांधों में पानी आया, बांधों का पानी आया, तो जल स्तर काफी बढ़ने की संभावना है। हमारा हर संभव प्रयास है कि रेगुलेट करके पानी निकाले और भारी बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो। और इस बीच ओडिशा में एक बार फिर बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। झार, सुगुड़ा और सुंदरगढ़ में सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट पानी भरा है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। बारिश की वजह से आसपास के लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। ओडिशा के जगत सिंहपुर और जूनागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे नदी किनारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ओडिशा के कालाहांडी में जूनागढ़ इलाके में बारिश की वजह से हाथी नदी पूरे उफान पर है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए आफत बनी हुई है। देश के 10 राज्यों में बारिश और बाढ़ का तांडव दिख रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश के मनाली में बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से मैदानों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हिमाचल से सटे पंजाब के पठानकोट जिले में बारिश के बाद कई हिस्सों में जल भराव देखा गया। यहाँ सड़कों और गलियों में लोगों के घुटनों तक पानी भरा देखा गया। राजस्थान के बूंदी में भी जोरदार बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी देखा गया। लगातार 2 घंटों तक हुई बारिश से नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल भी खुल गई। इन 2 घंटों में 1.5 इंच बारिश से हाल बेहाल हो गया। मौसम विभाग ने बूंदी सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी थी। बारिश होने से शहर के लगभग आधा दर्जन सड़क मार्गों पर भारी पानी देखा गया। सड़कों पर पानी अधिक होने से लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक वाहनों में पानी घुसाने के चलते पानी में फंस गए। तेज बारिश से शहर के नागदी बाजार में 2 से 3 फीट पानी देखा गया। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण यहां किसानों को और नदी के किनारे रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे रहने वाले मजदूरों और किसानों का कहना है कि जल स्तर में अचानक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से उनका काफी सामान पानी में ही रह गया है और वो किसी तरह अपने और अपने बच्चों की जान बचाकर वहां से निकले हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई निचले इलाकों में और खेतों में पानी भर गया है। मजदूरों ने बताया कि देखते ही देखते हमारी झुग्गियों में हाथ भर पानी आ गया और हम वहां से निकल पड़े। हालात थी कि जो सामान बचा पा रहे थे बचा ऊपर ला रहे थे, बाकी और तो बह जा रहा था। इतनी मतलब 80 या 100 की स्पीड में पानी बह रहा था, तो उसमें आदमी तो रुकने की क्षमता वो था नहीं। तो आज ये हुआ कि चलो जो बच जाएगा वही ठीक है, बाकी जो जाना है तो जाने दो। पानी तो 7 फुट तक मेरे से 7 फुट ऊपर पानी था। और बाकी रहने होने का तो उधर ही बना रखे हैं, जितने बना रखे हैं तो उतने तो आदमी कब्जा पूरा कर रखे हैं। बाकी और लोग ऐसे ही पड़े हैं अपना थोड़ा बहुत, जैसे अपना पन्नी पुन्नी तान के। जब तो थोड़ा थोड़ा गुदी तक पानी था, जब निकल के आए हैं, जब वहाँ से बढ़ता बढ़ता आ रहा है, जब तक बच्चों को निकाल के आए तब तक तो सामान बह गया हमारा। 20 साल से रह रहे तो हमारा सामान तो बहुत था, बेड वगैरह, अलमारी वगैरह सब। और जब हम निकल के आए सामान लेकर, जब तक तो डूबने लग गए। पानी तो थोड़ा थोड़ा आया, जब कि पता चल रहा कि पानी आ रहा है, जब तक से सामान बांध रहे जब तक तो पानी आ गया। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं लेह का एक दुर्गम गांव, जिसने 3 महीने के भीतर ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने योग्य पानी 100% घरों तक पहुंचाकर एक मिसाल खड़ी की है। लद्दाख में हर घर जल का लक्ष्य हासिल करने में ये एक बड़ी कामयाबी है। लद्दाख की राजधानी लेह में जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फेह गांव। बेजान दिखते पहाड़ों के बीच ये गांव हरियाली से भरा है। लोग खेतीबाड़ी और अन्य कार्यों से गुजर बसर करते हैं। कल तक पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। पानी की तलाश में दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन महिलाओं के लिए दुश्वारियां और बड़ी थी। न बच्चों की परवरिश ठीक से हो पाती थी और न ही घर के कोई दूसरे काम ही हो पाते थे। लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद यहाँ हालात एकदम बदल गए हैं। मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
पहले बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, ना ही उन्हें कोई समय दे पाती थी। पानी की तलाश में चश्मे के लिए 1.5 किलोमीटर तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। तब कहीं जाकर पानी नसीब होता था। लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल के कनेक्शन लग गए हैं और पानी की समस्या से निजात मिली है। इसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा, माँ बहनों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। पानी आसानी से आ रहा है, 2 घंटे के लिए पानी छोड़ते हैं और पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। काम आसान नहीं था, गांव छोटा था लेकिन दुर्गम इलाका था। ऐसे में ग्राम प्रधान ने जल जीवन मिशन के बारे में सुना, जिला प्रशासन से संपर्क किया, घर घर जाकर लोगों को जल जीवन मिशन के तहत लगाए जाने वाले नल के फायदे बताए। गांव में एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर काम करता है। पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई गई, घरों में नल लगाए गए और इस तरीके से ग्रेविटी के सहारे पानी गांव के 75 घरों तक 100% पहुंचाया गया। खासियत ये कि जमा देने वाली ठंड के दौरान भी घरों तक पानी निरंतर पहुंच रहा है। जो जल जीवन मिशन का फे प्रोजेक्ट है, ये ग्राउंड वाटर सिस्टम है। हम यहाँ पे टोटल 75 हाउस हैं। हम ये टैंकी में हम अपना पानी लिफ्ट कर देते हैं पंप हाउस के थ्रू। तो उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू हर घरों में 75 हाउस होल्ड है, यहाँ पे हर घरों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पानी। और अभी विंटर में हमने ये प्रोजेक्ट हमने देखा था कि कैसा चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट विंटर में बहुत अच्छा चला, हर घरों में पानी चल रहा था विंटर में। ये प्रोजेक्ट थ्रू आउट द ईयर अच्छी तरह से चल रहा है, अभी भी चल रहा है ये। फे गांव कमोवेश पहला ऐसा गांव है जहां पर 3 महीने के भीतर जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाया गया। लोग इसका प्रयोग न सिर्फ पीने के पानी के लिए कर रहे हैं, बल्कि पानी से जुड़ी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। फे गांव की महिलाओं के चेहरों पे खुशी इस बात पे है क्योंकि उनके घर में पानी का कनेक्शन आ गया है। अब उनको समय की बचत भी होती है, साथ ही साथ जो बीमारियां गंदा पानी पीने के कारण हो जाती थी उससे भी इन्हें निजात मिली है। कैमरामैन गुलाम मेहंदी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, फे गांव। और आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मध्य प्रदेश में बैंगन की रुपाई करें, किसान टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। यहीं फूल गोभी की रुपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रुपाई कर लें। इसके अलावा मूंग के खेत से खरपतवार निकालें, साथ ही उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। इसी तरह सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान आंवले के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। वहीं कद्दू की बुआई करें, अभी खीरे की बुआई कर लें। यहाँ करेले की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी भी बोए। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर दें। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहे। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय मक्की की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की बुआई कर लें। यहाँ लौकी की भी बुआई करें। साथ ही लाल मिर्च की बुआई करते रहें। इसी तरह भिंडी की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपनी श्रद्धांजलि दी। अटल जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपनी श्रद्धांजलि दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार सौंपे, जिनमें एंटी कार्मिक लैंडमाइन, निपुण पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और कई अन्य प्रणालियों शामिल हैं। इन रक्षा उपकरणों का निर्माण ईल सहित भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। श्रीलंका में भारतीय नौसेना ने श्रीलंकाई सेना को एक डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भेंट किया है। ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट सागर नीति के तहत श्रीलंका को दिया गया है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्मू कश्मीर पहलगाम में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 6 जवानों की जान गई है, 30 घायल हुए हैं। बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। इस बस में 39 जवान सवार थे, जिनमें से 37 जवान आईटीबीपी के, जबकि 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। यूपी के मैनपुर में एक भीषण हादसे में एक ट्रक सड़क किनारे स्थित एक घर में जा भिड़ा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। हादसे में घर में मौजूद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक में सवार 2 लोगों की भी मौत हुई है। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री की टिकट की संकल्पना को प्रौद्योगिक क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया। उद्योग जगत का कहना है कि इससे देश में प्रौद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि भारत 2028-29 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव जमा नामक एक स्कीम शुरू की है। उत्सव योजना पर एसबीआई 1000 दिनों के लिए जमा पर 6.10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। और अब मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आयोजित यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना सरकार की प्राथमिकता। अर्थ गंगा अभियान के जरिए जलज योजना की केंद्रीय मंत्री ने की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में फैला लंपी वायरस। लंपी वायरस से 1000 पशु पाए गए संक्रमित। 58 पशुओं की मौत। पीड़ित पशु पालकों को आपदा प्रबंधन कानून के अनुसार मिलेगा मुआवजा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करेगा आयोजित। इच्छुक किसान अगस्त महीने में कर सकते हैं आवेदन। किसानों को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण अलग अलग दिनों में दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए बनी आफत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, बांधों से पानी निकालने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। उधर ओडिशा के कई जिले बाढ़ की चपेट में। कालाहांडी में जूनागढ़ इलाके में हाथी नदी तूफान पर। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।